नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत खारिज करवाने दिल्ली पुलिस पहुंची सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई पर बवाल, बेटे ने पुलिस की कहानी को बताया मनगढ़ंत। रामलला हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी बोले, अयोध्या जमीन खरीद की जांच हो। वैज्ञानिकों ने कहा, टीकों में अंतराल को दोगुना करने की सलाह हमने नहीं दी। ट्विटर के पीछे पड़ी है सरकार, यूपी में केस हुआ दर्ज, कानूनी सुरक्षा भी खत्म। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। दिल्ली पुलिस ने 3 छात्र कार्यकर्ताओं देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ही दिल्ली दंगों के मामले में तीनों को जमानत दी है। साथ ही उसने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार भी लगाई थी। एक तरह से कहा जाना चाहिए कि अदालत ने पुलिस की चार्जशीट को सिरे से खारिज कर दिया था। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस एजे भम्मानी की बेंच ने इन्हें जमानत देते वक्त कहा, ऐसा लगता है कि सरकार के मन में असहमति की आवाज को दबाने की चिंता है। संविधान की ओर से दिए गए विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच का अंतर धुंधला कर दिया गया है। अगर इस तरह की मानसिकता बढ़ती है तो ये लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा। बेंच ने कहा कि यूपीए कानून के कठोर और दंड देने वाले प्रावधानों को लोगों पर थोपने से इन कानूनों की अहमियत कम हो जाएगी और इस कानून का इस्तेमाल करते वक्त बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। बेंच ने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में ऐसे नहीं लगते कि उन पर यूएपीए कानून की धाराएं लगा दी जाएं। इसलिए यूएपीए कानून की धारा 43D(5) के तहत लगने वाली अतिरिक्त शर्तें जमानत देने के मामले में लागू नहीं होती। जस्टिस मृदुल और जस्टिस भम्मानी की बेंच ने कहा, यूएपीए कानून के तहत भले ही धारा 15 की परिभाषा आतंकवादी कृत्य हो, लेकिन फिर भी आपराधिक कृत्यों के लिए इसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और वह भी ऐसे कृत्य जो आईपीसी के तहत चालू या आम तौर पर होने अपराध के दायरे में आते हैं। तो बहुत ही साफ कल हाईकोर्ट ने कह दिया था कि जो भी पुलिस ने काम किया है इन तीनों कार्यकर्ताओं को के ऊपर यूएपीए लगाने के लिए, वो कहीं से भी आधार नहीं बनता है। उसके न तर्क हैं, न सबूत हैं, न दलील हैं, और ये दरअसल ऐसा मामला है ही नहीं कि आतंकवादी कानून का इस्तेमाल इनकी जमानत खारिज करने के लिए किया जाए, जमानत रोकने के लिए, इनको छोड़ने के लिए किया जाए, और इसी आधार पर उसने रियायत दी थी। लेकिन इस कल का जो जजमेंट है उसको चारों तरफ इसलिए सराहा जा रहा है और एक माइलस्टोन जजमेंट की तरह देखा जा रहा है कि इसने बहुत ही साफ सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जो लगातार एक तरफ राजद्रोह के कानूनों का बुरा इस्तेमाल कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है, और दूसरी तरफ आतंकवाद निरोधक कानून का इस्तेमाल अपने विरोधियों को, असहमतियों को दबाने के लिए कर रही है। तो एक मिसाल, एक नज़ीर उसने कायम कर दी है, और इसके आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों की अदालतें, हाई कोर्ट अपने निर्णय देंगी और सरकार पर अंकुश लगेगा कि वो मनमाने ढंग से इसका इस्तेमाल न कर सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था, लेकिन जाहिर है कि इस फैसले ने दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस ही नहीं, केंद्र सरकार को कटघरे में कर दिया, गृह मंत्रालय और अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है और जो कुछ भी वो कर रही है वो गृह मंत्रालय के निर्देशों पर कर रही है। तो जाहिर है कि सरकार इससे हड़बड़ाई है, बौखलाई है, खींची हुई है, और इसीलिए उसने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है इस जमानत देने वाले फैसले के खिलाफ। अब देखना यह है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट इस जमानत देने के फैसले को बरकरार रखता है तो ये
पूरी सरकार के गाल पर एक बड़ा तमाशा होगा। और दिल्ली पुलिस तो खैर उसकी एक कठपुतली की तरह काम कर रही है, उसकी एक एजेंसी की तरह काम कर रही है, तो उससे उसकी बदनामी दो जितनी हो चुकी उससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन ये सरकार को कटघरे में खड़ा कर देगी और सरकार को आगे इस कानून के दुरुपयोग करने के पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में ये इस फैसले का जाना, दिल्ली पुलिस का जाना सरकार के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। और ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो अब थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है बोबडे की विदाई के बाद, जस्टिस एनवी रमन्ना जब चीफ जस्टिस बने उसके बाद से, तो इस मामले में उनका क्या रुख रहता है। अगली खबर लेंगे, लेकिन उसको पहले आपसे दो छोटी छोटी गुजारिशें करनी है मुझे। पहली तो ये कि सत्यहिंदी.com जैसा कि आप जानते हैं किसी कारपोरेट फंड से नहीं चलता है, हम सरकार से पैसा नहीं लेते हैं, हम सिर्फ आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम सत्य हिंदी को और बेहतर ढंग से चला सकें, आपको बेहतर कंटेंट दे सकें। आप जानते ही कि ये पत्रकारों के द्वारा चलाई गई संस्था है और पत्रकार इतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं कि ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म को लंबे समय तक अच्छे से सुचारू रूप से चला सकें। इसलिए कृपया आगे आइए और हमें आर्थिक मदद दीजिए। इसके लिए एक लिंक दी गई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर आप ये काम कर सकते हैं। और दूसरा, हमारा सत्य हिंदी का ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वो उसकी लिंक यहाँ वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ भी है, तो आप ये ज़रूर कीजिए। अगली खबर लेते हैं। गाजियाबाद के लोनी में अब्दुल समद सैफी नाम के बुजुर्ग शख्स के साथ मारपीट और उनकी दाढ़ी काटने के मामले में पुलिस और परिजनों की बात पूरी तरह से उल्टी पड़ गई है। पुलिस का कहना है कि अब्दुल समद ताबीज़ बनाने का काम करते हैं और मारपीट के मुख्य अभियुक्त और बाकी लोगों ने उनसे ताबीज़ बनवाए थे, लेकिन इस ताबीज़ से उनके परिवार पर उल्टा असर हुआ और गुस्से में उन्होंने बुजुर्ग से मारपीट कर दी। लेकिन सैफी के परिजन पुलिस के ताबीज़ वाली बात को सिरे से नकारते हैं। सैफी के बेटे ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में कहा कि पुलिस की बात पूरी तरह से झूठ है और वो एक फर्जी कहानी गढ़ रही है। बुजुर्ग के बेटे का नाम बब्बू सैफी है। बब्बू ने टीओआई से कहा, हमारा जादू या ताबीज़ के काम से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग सैफी हैं और कई पीढ़ियों से बढ़ई का काम करते आ रहे हैं। बब्बू सैफी ने आगे कहा कि इस मामले में मुस्लिम लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब वे शिकायत दर्ज कराने लोनी पुलिस थाने पहुंचे तो पुलिसकर्मी पहले तो शिकायत दर्ज करने के मूड में ही नहीं दिखे। बब्बू ने टीआई को बताया कि एक पुलिसकर्मी ने कहा कि गर्मियों में दाढ़ी रखना ठीक नहीं है और अब दाढ़ी कट चुकी है तो हवा पास होती रहेगी, और जो कुछ हमने बताया पुलिस इंस्पेक्टर ने एफआईआर में उन बातों को नहीं लिखा। अब यहाँ सवाल यही है कि किसकी बात को सही माना जाए। अगर ताबीज़ वाली बात गलत है तो फिर बुजुर्ग घटना वाले दिन प्रवेश के घर क्यों गए थे। पुलिस दोनों के बीच हुई बातचीत के फ़ोन कॉल का भी हवाला दे रही है, लेकिन पिछले 4-5 सालों से उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रवैया दिखा है, विभिन्न मामलों में दिखा है, वो बहुत ही फर्जीवाड़ा करने वाला रहा है। वो केसों के जितने भी केसेस आते हैं जिनमें सरकार की मट्टी पलीत हो रही होती है, उनको एक नया रूप देने की कोशिश करती है, झूठे गवाहों, झूठे सबूतों और झूठी कहानी गढ़ के। ये हमने हाथरस वाले मामले में बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि उसने किस तरह से उसको लीपापोती करने की कोशिश की थी। इस मामले में भी ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि पुलिस ने गड़बड़ की है, क्योंकि दाढ़ी काटने का काम मुस्लिम युवक नहीं करने वाले हैं। तो इसको चूंकि पुलिस को ये रूप देना था, इसलिए जबरन 3 मुस्लिम लड़कों को भी पकड़ लिया गया, ताबीज़ वाली कहानी भी गढ़ दी गई। कोई भी मुस्लिम युवक किसी अपने ही धर्म के किसी बुजुर्ग की दाढ़ी को नहीं काटेगा। मारपीट तो फिर भी हो सकती है, लेकिन ये साफ है कि ये विशुद्ध रूप से पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है और इसके लिए वो तमाम तरह के कुतर्क गढ़ रही है, चाहे वो ताबीज़ की घटना हो, चाहे फ़ोन कॉल की बात कर रही हो की हो, ये तमाम सारे झूठ हैं। इसकी जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी से हो, अगर कोर्ट की देखरेख में हो तो ज़्यादा बेहतर है, तभी सच सामने आ सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं ऐसा करने देगी और ना उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा करना चाहेगी।
बल्कि वो तो उल्टे ही बहुत सारे पत्रकारों पर मामला दर्ज कर चुकी है। बहुत सारे पत्रकारों ने, जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया था, इस घटना को ट्वीट पर या सोशल मीडिया में या वेबसाइट में लिखा या बोला था, जिसके बारे में उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो इस पूरे मामले को एक नया रंग देने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है, ऐसा लगता है। अगली खबर लेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में कथित धांधली के आरोपों को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन रामलला विराजमान और हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारियों ने इस मामले में जांच की मांग की है। एबीपी न्यूज के एक वीडियो में रामलला विराजमान के महंत सत्येंद्र दास कहते हैं कि अब इसमें संशय तो होगा ही। वो कहते हैं कि जिसके सामने भी ये मामला जाएगा कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, तो इसका औचित्य क्या रहा और ये कैसे हो गया। एबीपी न्यूज के उस वीडियो क्लिप में वो कहते हैं कि ये संशय तो बना रहेगा, इसका समाधान तो यही है कि इसकी पूरी जांच हो। जो संपत्ति ट्रस्ट के पास आई है वो संपत्ति रामलला की है। रामलला के नाम से ही सारे पैसे लिए गए, आए, मालिक स्वयं रामलला हैं। रामलला के पैसे का दुरुपयोग करना किसी कीमत पर उचित नहीं है। इसके अलावा हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी कहा है कि हम लोगों ने 1-1 रुपया हिंदू जनमानस से लिया था कि राम जन्मभूमि बने, लेकिन इसका बंदरवाट होता है। अगर बिचौलिए खाते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसकी ईडी और सीबीआई की जांच की मांग की है और दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। तो ये जो राम जन्मभूमि मंदिर के ज़मीन खरीद का मामला है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? और थमने का नाम इसलिए नहीं ले रहा है कि इसमें स्पष्ट रूप से अभी तक ट्रस्ट की ओर से सफाई नहीं आई है। जो वो कह रही है वो और उस जो कागजात हैं, दस्तावेज हैं, वो उनमें बहुत फ़र्क दिख रहा है। और यही जो हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत हैं, उनका भी कहना यही है कि इस मामले में जिस तरह से जो ट्रस्ट है काम कर रहा है, वो संदेह और संशय पर पैदा करने वाला है। और ये जो पूरा सौदा हुआ है, इसमें इसके बारे में लोगों के मन में ये बात बैठ रही है कि निश्चित रूप से ट्रस्ट कहीं घोटाले घपले में शामिल है और इसका समाधान तभी हो सकता है जब इसकी जांच की जाए। उधर संजय सिंह ने भी फिर से दोहराया है, बार बार दोहराने की बात कही है। उन्होंने कुछ दस्तावेजों को भी शेयर किया है कि ये बिल्कुल वही मामला है जो वो कह रहे हैं और महंत माफ़ कीजिए कि जो ट्रस्ट कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। तो ये अभी इसकी इंडिपेंडेंट जांच कब होगी, कैसे होगी, ये तो पता नहीं है। क्योंकि जब सरकारें ही शामिल हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार शामिल हो इस पूरे मामले में, उनके अपने लोग ही ट्रस्ट के सदस्य हों, तो वो इसकी जांच करवा के अपनी फजीहत क्यों करवाएंगे। तो लीपा पोती की कोशिश की जाएगी। हो सकता है कुछ लोग इसके खिलाफ कोर्ट में जाएं और तब शायद जांच पड़ताल से कुछ चीज़ें सामने आए, लेकिन अभी तो सच जो है वो धुंधला दिख रहा है। अगली खबर लेते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन की खुराकों के बीच के अंतराल को बढ़ाने पर फिर से विवाद हो गया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि बिना उनकी सहमति के ही सरकार ने कोविशील्ड की खुराकों के अंतराल को दोगुना कर दिया था। वैक्सीन पर सुझाव देने वाले वैज्ञानिकों के समूह में से 3 वैज्ञानिकों ने जब न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के सामने ये दावा किया तो विवाद हो गया। सरकारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के पूर्व निदेशक एमडी गुप्ते ने कहा है कि NTAGI ने खुराक के अंतराल को 18 से 12 सप्ताह तक बढ़ाने का समर्थन किया था। इसी अंतराल का सुझाव विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी दिया गया था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समूह के पास 12 सप्ताह से अधिक के अंतराल पर टीके लगाने के प्रभावों के संबंध में कोई भी आंकड़ा नहीं था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा 8 से 12 सप्ताह कुछ ऐसा है जिसे हम सभी ने स्वीकार किया था। 12 से 16 सप्ताह कुछ ऐसा है जिसे सरकार लेकर आई। उन्होंने कहा कि यह ठीक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब इसके विरोध में स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी
NTAGI के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा सफाई में दावे कर रहे हैं। इनका दावा है कि खुराक के अंतराल को बढ़ाने का फैसला पारदर्शी तरीके से और वैज्ञानिक आधार पर लिए गए हैं। तो इन वैज्ञानिक आधारों का वैज्ञानिक ही विरोध क्यों कर रहे हैं? वो वैज्ञानिक क्यों कह रहे हैं कि उनकी सहमति नहीं थी 12 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ाने की जो बात कही गई है? वो WHO ने भी कहा है कि 12 हफ्ते तक बढ़ाया जा सकता, उसके बाद में उसने कुछ नहीं कहा है। तो लगता है कि चूंकि वैक्सीन की बहुत किल्लत हो रही थी, शॉर्टेज हो रही थी, तो सरकार ने मनमाने ढंग से बिना किसी रिसर्च के आधार पर, बिना किसी आंकड़ों के आधार पर, बिना किसी रिकमेंडेशन के आधार पर इसकी अवधि बढ़ा दी। अब इस अवधि को बढ़ाने से हो सकता है नुकसान हो, लोगों को जो टीके लगाए जा रहे हैं उनकी प्रभाविकता कम हो जाए, वो उतने इफेक्टिव न रहें। लेकिन सरकार को तो उस समय अपनी नाक बचाने की पड़ी थी, अपनी गर्दन बचाने की पड़ी थी, इसलिए उसने इस जोखिम को अनदेखा कर दिया और झूठ बोला लोगों से कि ये हमने वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर ये अवधि बढ़ाई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार बाज नहीं आ रही है झूठ बोलने से, देश को गुमराह करने से और झूठे आंकड़े, झूठे तर्क देकर अपने को सही ठहराने से। आज की अंतिम खबर लेते हैं। नए डिजिटल नियमों के पालन को लेकर केंद्र सरकार से आमना सामना करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को मिली कानूनी सुरक्षा अब खत्म हो गई है। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने ट्विटर को नए डिजिटल नियमों के पालन को लेकर अंतिम नोटिस भेजा था और कहा था कि अगर ट्विटर सरकार के नियमों को नहीं मानता है तो वो नतीजे भुगतने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्विटर को मध्यस्थ माध्यम के तौर पर मिली सुरक्षा खत्म हो गई है और अब उस पर भारत के वही कानून लागू होंगे जो किसी भी दूसरे पब्लिशर पर लागू होते हैं। यानी कि अगर उसके प्लेटफॉर्म पर कोई गैर कानूनी खबर जाती है या ऐसी खबर जाती है जिससे कानून का उल्लंघन होता है तो ट्विटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कानूनी सुरक्षा हटते ही गाजियाबाद पुलिस ने लोनी में एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्स के साथ मारपीट और उनकी दाढ़ी कटवाने के मामले में ट्विटर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने ये FIR दंगा भड़काने, नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाओं को जबरन भड़काने व अन्य धाराओं के तहत दर्ज की है। कुल मिलाकर ट्विटर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी साफ कह दिया है कि ट्विटर भारत सरकार की ओर से बनाए गए नियमों का पालन करने में पूरी तरह से असफल रहा है। उन्होंने कहा, ट्विटर अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताता है। इस आखिरी लाइन पर गौर कीजिएगा जो रविशंकर ने कहा है। सरकार की परेशानी इसी में है, सरकार का जोर इसी में है, सरकार का मकसद भी इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब संबित पात्रा ने एक गुमराह करने वाला वीडियो अपलोड किया और उसको मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया गया, तब से सरकार बौखलाई है और वो इस माध्यम को, ट्विटर को, फेसबुक को नियंत्रण में करने की कोशिशों में जुटी हुई है। तो ये सरकार की बौखलाहट है इन मीडिया को कंट्रोल करने की, ताकि उसके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो उसके भारी पड़ जाए। और ये चूंकि गोदी मीडिया को तो उसने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन सोशल मीडिया अभी भी थोड़ा खुला हुआ है। वहाँ पर सवाल उठ रहे हैं सरकार की नीतियों को लेकर, नेतृत्व को लेकर और उसके कार्यकलाप को लेकर, तो उसको वो रोकना चाहती है। ट्विटर ने हालांकि अभी जो ताज़ा खबर आई उसके मुताबिक उसने कहा है कि वो कानून का पालन करेगी और जल्द ही जो अधिकारी नियुक्त करने हैं और जो ऑफिस बनाना है उसके बारे में भी सरकार को जानकारी दे देगी। तो ट्विटर पूरी तरह से सरकार के सामने सरेंडर नहीं कर रहा है। सरकार ने जो कानून बनाए उनके पालन करने की बात तो वो कर रहा है, लेकिन जहां पर सरकार नाजायज़ दबाव डालने की कोशिश करेगी वो शायद उसको स्वीकार नहीं करेगा। जिस तरह से फेसबुक ने आसानी से कर लिया है, सरकार के सामने बिछ गया है, वो पहले से सरकार से उसकी जुगलबंदी चल रही है, हम जानते ही हैं। अंकी दास वाला मामला हो गया है, बहुत सारी ऐसी पोस्ट का मामला हो गया है बीजेपी की जो भड़काऊ वाली थी, लेकिन उसको उसने हटाया नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर अपनी नज़र आप बनाए रखिएगा। तो ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।